Hi kids, hello everyone. Good morning, good morning, good morning, good morning. Welcome to the class, biology class. आज एंडी सर से हो गई बातचीत, हो गई क्लास, हो गया सब बढ़िया। टीसी मैम से भी हो गया सब बढ़िया, सब बढ़िया चल रहा है। चलो बढ़िया, तुम खुश हम खुश, हमारी खुशी तो हमारे बच्चे ही है। मैम कल के नोट्स अपलोड नहीं होते। अच्छा मैं भूल गई क्या कल अपलोड करना, आज कर देती हूँ बच्चों। नहीं मैम की तो शाम को है क्लास। अच्छा मैम की तो शाम को ही होती है ना बेटा। यस बढ़िया। चले तो आज बच्चों शुरू करते हैं एक और जबरदस्त टॉपिक क्लास में। कल की क्लास में आपको पता है हमने फीमेल सिस्टम किया था, हमने स्पर्मेटोजेनेसिस किया था, हमने स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म किया था। तो मात्र 3 टॉपिक ही कर पाए थे हम, सोचो जरा, सिर्फ 3 टॉपिक ही कर पाए थे कल हम। आज हम बढ़िया से समझेंगे क्योंकि आज का टॉपिक बहुत शानदार होने वाला है। आज आपको हाथ तोड़ू क्लास बिल्कुल भी नहीं है, आज दिमाग लगाऊ क्लास है आपकी। ठीक है। यस बच्चों, तो आज आपकी क्लास बिल्कुल भी हाथ तोड़ू नहीं होने वाली है गाइस। आज आपकी क्लास होने वाली है दिमाग लगाओ क्लास। ठीक है। यस, दिमाग लगाओ क्लास के, क्योंकि आज हम कॉन्सेप्ट समझेंगे oogenesis का और फॉलिकुलोजेनेसिस का। आज आपको कुछ लिखना ही नहीं है, बस जो मैम बोले मेरे साथ पढ़ते रहना है, रिवाइज करते रहना है, बस यही करते रहना है। दैट्स इट। ठीक है। चलो, तो एक छोटा सा टॉपिक है हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया, वल्वा या प्यूडेंडम, इसको करते हैं, उसके बाद हम शुरू करते हैं आगे का। ठीक है। यस, आइए बच्चों, कम ऑन एवरीबॉडी, तो स्टार्ट करें। ये डायग्राम्स अपने कल बना लिया था, तो मैं इसकी लेबलिंग कराती हूँ, फिर लेबलिंग को समझाने के लिए नेक्स्ट स्लाइड भी हम यूज करेंगे। मैम आप ठीक हो, आपकी तबीयत खराब लग रही है। आई एम वेरी गुड। It's because of the dark color of my lipstick. You feel like कि मैम शायद थोड़ी डिफरेंट सी लग रही है। I'm perfectly fine. मैम प्लीज इंग्लिश में मत समझाना। मेरे को अंग्रेजी आती ही नहीं है। I don't know English. English knows me. Yes. ठीक है, चलो आ जाओ। तो आ जाओ बच्चों, तो ये है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, वल्वा या प्यूडेंडम। ये जो है पूरा एक्सटर्नल, देखो एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या होता है, पहले तो इसका मतलब समझो। एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है द पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम व्हिच इज विजिबल फ्रॉम आउटसाइड। क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया? इसका मतलब ये है कि ये वो पार्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो बाहरी रूप से नजर आता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ऐसे मेल में होता है कॉपुलेटरी ऑर्गन, जिसे हम पीनिस बोलते हैं। ऐसे फीमेल में होता है वल्वा या प्यूडेंडम। ठीक है। अब आइए इधर देखिए सब। तो सबसे पहले अगर इस पूरे हिस्से को देखें, तो सबसे पहले ऊपर फैटी टिश्यू कवरिंग होती है, काफी मोटा फैटी टिश्यू कवरिंग रहता है, जिसको हम कहते हैं मॉन्स प्यूबिस या मॉन्स वेनेरिस। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं या इसको बोलते हैं मॉन्स वेनेरिस। वेनेरिस सबसे पहले ऊपर जो फैटी टिश्यू वाला पार्ट देखने को मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे? मॉन्स प्यूबिस या मॉन्स वेनेरिस। ठीक है बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे। ये जो इस मोटे हिस्से से दो ऐसे मोटे लिप लाइक स्ट्रक्चर निकल के आएंगे। क्या निकल के आएंगे? दो मोटे लिप लाइक स्ट्रक्चर निकल के आएंगे इस बड़े वाले हिस्से से। इसका नाम है लेबिया मेजोरा। क्या नाम है इसका? लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा और मॉन्स प्यूबिस दोनों के अंदर फैटी टिश्यू होता है, दोनों की स्किन पे प्यूबिक हेयर होते हैं, दोनों की स्किन पर सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं। ये वो ग्लैंड्स होते हैं जो ऑयल सिक्रीट करके इस हिस्से को लुब्रिकेट, मॉइस्ट बना के रखते हैं वहां की स्किन को। अगर यहाँ पे इंफेक्शन होता है तो इन्हीं में ही पस पड़ जाती है, जिससे पस वाले दाने होने शुरू हो जाते हैं इन्हीं ऑयल ग्लैंड्स में। तो एकदम से प्यूबिक हेयर ऐसे खींच के निकालना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं पहनना चाहिए जिससे कि खिंचाव हो, मेल्स में भी और फीमेल्स दोनों की बात कर रही हो, क्योंकि यहाँ पे हेयर फॉलिकल्स भी होते हैं और सिबेशियस ग्लैंड्स भी होते हैं।
इसी के कारण यहाँ पे फिर बड़े बड़े मोटे पस वाले दाने शुरू हो जाते हैं लोगों को, ठीक है। तो ये ध्यान में रखने वाली बात रहती है। फिर उसके बाद जब हम लेबिया मेजोरा के अंदर देखते हैं तो दो पिंकिश कलर के लिप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं विच आर विदाउट प्यूबिक हेयर एंड सेबेशियस ग्लैंड। तो ये जो अंदर के जो दो पिंक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इनमें ना ही हेयर फॉलिकल होता है ना ही सेबेशियस ग्लैंड होते हैं। क्योंकि इनका साइज मेजोरा से छोटा है तो इसलिए इसका नाम हो जाता है लेबिया माइनोरा। क्या नाम हो जाता है इसका? लेबिया माइनोरा नाम हो जाता है। क्या नाम हो जाता है गाइस इसका? लेबिया माइनोरा, ठीक है। दिस इज अ हेयरलेस पार्ट। फिर आते हैं नेक्स्ट, जहां पे लेबिया माइनोरा मिल रहा है वहां पे आप देख रहे होंगे मैम ने ब्लू कलर से बनाया है। जहां लेबिया माइनोरा ऊपर मिल रहा है वहां एक ब्लू कलर का स्ट्रक्चर बनाया है। दिस इज अ मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ फीमेल बॉडी। ये सेंसेशनल पार्ट होता है, यानी कि द मैक्सिमम sexual senses are present in clitoris part. This is a reduced penis. ठीक है, ये क्या है? एक तरह का reduced penis भी कहलाता है। आज आवाज लो है, होना तो नहीं चाहिए। हेलो हेलो, क्या हुआ बच्चों? सही नहीं है क्या? वैसे मैंने कल एक नया माइक ऑर्डर किया है, पूरे 14,000 खर्च किया मैंने, हॉलीलैंड का माइक ऑर्डर किया है। यस, कल ही ऑर्डर किया मैंने क्योंकि मेरे को शूट पे जाना है एक दो, तो उसके लिए मैंने ऑर्डर किया, वो यहाँ पे भी यूज हो जाएगा। हाँ, पहली बार मैं इतना इन्वेस्टमेंट करती हुई। हाँ, वो कंस्ट्रक्शन हो रही है साथ वाले में बेटा, बैकग्राउंड नॉइज है, कंस्ट्रक्शन हो रही है। हाँ, तो मैं कहाँ पे थी? क्लिटोरिस पे। तो क्लिटोरिस क्या है बच्चों? क्लिटोरिस है द मोस्ट सेंसेशनल पार्ट, जिसमें सबसे ज्यादा सेंसेशंस रहती हैं। ये एक तरह का रिड्यूस्ड पीनिस रहता है, ठीक है। इसके अंदर भी कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू रहता है जो इरेक्शन वाला जैसा काम करता है, बट ये बहुत रिड्यूस हो जाता है फीमेल्स के अंदर। हाँ, यहाँ पे सबसे ज्यादा नर्व्स रहती है। बिल्कुल सही समीर, बहुत अच्छे से आपने कॉन्सेप्ट लगाया, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपको यहाँ पे एक ओपनिंग दिख रही होगी, दिस इज अ यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल मियाटिस। दिस इज यूरेथ्रल ओपनिंग। ये वो ओपनिंग है जहां से यूरिन बाहर आता है। अब यूरिन आपको पता है एसिडिक होता है, राइट गाइस? यूरिन क्या होता है? एसिडिक होता है, एसिडिक रहता है। अब उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करना है, जैसे मेल्स के केस में हमने यूरिन के एसिड को न्यूट्रलाइज किया था बल्बोयूरेथ्रल की सिक्रीशन से, ऐसे यहाँ पे भी यूरिन की सिक्रीशन जो है, यूरिन जो है उसकी एसिडिटी को रिड्यूस करना है। तो यहाँ पे भी ग्लैंड्स होते हैं जिनका नाम होता है स्किन ग्लैंड्स। कौन से ग्लैंड्स होते हैं यहाँ पे? स्किन ग्लैंड्स। ये स्किन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जिनका सिक्रीशन आएगा और उसकी एसिडिटी को रिड्यूस कर दिया जाएगा, जैसे कि वहां की स्किन जले नहीं। बट अगर यहाँ पे इंफेक्शन है, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इंफेक्शन है, तो उस टाइम पे बैक्टीरियल एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है। यूरिन यहाँ पे पास होता है, एसिडिक यूरिन, और ये ग्लैंड्स काम नहीं कर पाते, जिसके कारण एक जलन रहती है। दूसरी चीज क्या रहती है? एक पर्टिकुलर स्मेल भी रहती है, पिक्यूलियर स्मेल रहती है। जिन महिलाओं को यूटीआई होता है वो सूंघ के भी बता सकती है कि व्हाट काइंड ऑफ अ स्मेल इज दिस, दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्मेल। उसी से आप पहचान कर सकते हैं कि मुझे यूटीआई हो चुका है। यस, तो अपनी बॉडी को आप खुद ही बता सकते हैं क्योंकि सिम्टम्स देती है बॉडी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट ओपनिंग पे, जो कि आपको काफी बड़ी ओपनिंग दिख रही होगी नीचे की तरफ। ये जो बड़ी ओपनिंग है इसका नाम है वजाइना, जो पार्शियली किससे कवर्ड होता है? हाइमेन से, ठीक है। एंड वजाइना दो चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक तो मेंस्ट्रुअल ब्लड, जो मेंस्ट्रुअल ब्लड आता है महिलाओं में वो यहीं से ही आता है हर महीने। दूसरा, जो बच्चा आता है, ठीक है, वो भी इसी ओपनिंग से आता है। यस, द चाइल्ड, द बर्थ जो है वो भी यहीं से होगा, इसी ओपनिंग से। अब इस ओपनिंग के आसपास भी क्या होते हैं? ग्लैंड्स होते हैं विच आर कॉल्ड एज बार्थोलिन ग्लैंड। कौन से ग्लैंड होते हैं ये? बार्थोलिन ग्लैंड। अब बार्थोलिन ग्लैंड क्यों है? क्योंकि यही जो वजाइना है, दिस आल्सो एक्ट एज अ कॉपुलेशन कैनाल, यहीं से इंटरकोर्स होता है। अब यहाँ पे फ्रिक्शन ना हो ड्यूरिंग इंटरकोर्स, तो बार्थोलिन ग्लैंड सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है विच इज अगेन अ व्हाइटिश फ्लूइड। वहां पे सीमेन रहता है,
यहाँ पे बार्थुलिन ग्लैंड का सिक्रीशन रहता है विच इज व्हाइटिश कलर। ये जो सिक्रीशन है ये इंश्योर करता है कि ड्यूरिंग इंटरकोर्स किसी तरह का फ्रिक्शन ना आए। ठीक है, यस बच्चों। नहीं, प्रीकम नहीं बोलेंगे विशाल, इट इज फॉर लुब्रिकेशन। ठीक है मैम, ड्यूरिंग सी सेक्शन वजाइना ओपनिंग इज स्लिटेड, नो। यहाँ पे एब्डोमेन में कट लगता है बेटा, उसमें यहाँ पे सी सेक्शन में। ठीक है, क्या ये पूरा स्ट्रक्चर सबको समझ में आया नहीं आया? एक बार सब बच्चे जल्दी से बताएंगे चैट सेक्शन में। अब मैं इन सबके बारे में पीछे नोट्स बनवाऊंगी ऑफ कोर्स, तो एक बार फिर से देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं बिफोर वी राइट द नोट्स। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर ये जो फैटी टिश्यू है इसका क्या नाम है? मॉन्स प्यूबिस या मॉन्स वेनेरिस। इससे दो मोटे होट लाइक स्ट्रक्चर निकल के आ रहे हैं, इनको हम बोलते हैं लेबिया मेजोरा। इनके अंदर दो पिंकिश कलर के लिप लाइक स्ट्रक्चर्स है जिनके कहते हैं लेबिया माइनोरा। माइनोरा ऊपर से मिलता है टू फॉर्म द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉल्ड क्लिटोरिस। ठीक है, फिर इसके अंदर आपको दो तरह की ओपनिंग देखने को मिलेगी। ये बड़ी ओपनिंग है, ग्रेटर वेस्टिबुलर ओपनिंग भी कहते हैं इसे, जैसे हम वजाइना कह रहे हैं, जिसके आसपास दो ग्लैंड है, बार्थुलिन ग्लैंड। और वहीं पे यूरेथ्रल मियाटिस भी है, ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा, जिसकी एसिडिटी, यूरिन की एसिडिटी को कम करने के लिए लुब्रिकेशन कहां से आएगा? स्किन ग्लैंड से, जिन्हें पैरायूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, यस। हाँ, डन बच्चों, समझ आया नहीं आया? कैन बी राइट द नोट्स नाउ? लिख लिया सबने? आइए अब इनके बारे में लिख लेते हैं। पहला, मॉन्स प्यूबिस, also called as mons veneris। आज कंस्ट्रक्शन हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है। अब देखो बेटा, इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, होगा कुछ, चलता ही रहता है कंस्ट्रक्शन का काम आजकल घरों में, क्योंकि सामान ही ऐसा देते हैं ना कि खराब हो जाता है 2-3 सालों में, तो आजकल चलता ही रहता है हर जगह। मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स वेनेरिस। फैटी टिश्यू प्लस प्यूबिक हेयर भी होते हैं, प्लस यहाँ पे सेबेशियस ग्लैंड ऑल्सो प्रेजेंट। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, आपस में सब कम बात करेंगे, क्लास पे ज्यादा फोकस रखेंगे। लेबिया मेजोरा, टू fatty tissue lips arising from mons pubis। इनके पास भी होते हैं प्यूबिक हेयर प्लस sebaceous glands। mons pubis ईयर में थक थक कर रहा है? जब झांझरिया सुनता है तब नहीं होता तेरे कान में कुछ, अभी तेरे कान में थक थक कर रहा है। Formed anteriorly by
secretions. चलो गाइस, बारह दस हुए, 12-11 पे वी विल स्टार्ट। चले आइए बच्चों, अब यहाँ पे एक होमोलॉगी भी आता है। होमोलॉगी, सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन इज कॉल्ड होमोलॉगी। सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन। यहाँ पे एक साइड हम लिखेंगे फीमेल ऑर्गन्स और एक साइड हम लिखेंगे मेल ऑर्गन्स। अब देखिए इधर, अगर ओवरीज है फीमेल के पास तो मेल के पास क्या होगी बच्चों? टेस्टिस। ठीक है, अगर फीमेल के पास है लेबिया मेजोरा तो मेल्स के पास क्या होता है? स्क्रोटम। अगर इनके पास है पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड तो मेल्स के पास होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। अगर फीमेल के पास क्लिटोरिस है तो मेल के पास भी है ग्लैंड्स पीनिस। अगर यहाँ पे इनके पास है बार्थोलिन ग्लैंड फीमेल के पास तो मेल के पास है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इनके पास है लेबिया माइनोरा तो इनके पास है पिनाइल यूरेथ्रा। गाइस लिख लिया? चलो अब हम सिर्फ सुनेंगे आने वाले 40-50 मिनट। लिखने का काम खत्म। मेमोरी ग्लैंड का टॉपिक मैं लास्ट में करा दूंगी, क्योंकि अगर मैंने वो टॉपिक शुरू किया तो मैं ये वाला टॉपिक आज नहीं खत्म कर पाऊंगी। अगर ये खत्म हो गया टाइम से तो मेमोरी ग्लैंड्स पढ़ा दूंगी, ठीक है? पर मुझे लंबी क्लास चाहिए उस टॉपिक को समझाने के लिए, तो आई होप यू डू अंडरस्टैंड।
इसके जो नोट्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे मैं आपको समझा देती हूँ। आप अपनी कॉपी में, मान लीजिए आपकी कॉपी है, इसको ऐसे रखना, इस साइड फॉलिकुलोजेनेसिस लिखना, इस साइड oogenesis लिखना, पूरे 2 पेज लग जाएंगे। ठीक है, इसको ऐसे भी बना सकते हैं कुछ बच्चे, अगर ऐसे कॉन्टिन्यूशन में बनाना है तो। अगर ऐसे नहीं बना पा रहे तो ऐसे बना सकते हैं कि इस पेज पे oogenesis, इस पेज पे फॉलिकुलोजेनेसिस। ठीक है, फिर ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं। आपकी इच्छा है, या तो पूरा ऐसे बनाइए या फिर ऐसे बनाइए। ठीक है, ये आपकी इच्छा है। चलो, बट अभी कुछ नहीं बनाना है, अभी कुछ नहीं बनाना है। यस, चलिए अब आप आराम से बैठ के सुनिए, क्योंकि अगर ये समझ लिया तो जो मैं इसके बाद न्यूमेरिकल्स कराऊंगी वो आप कर लेंगे पहली बार में। अगर ये आपने समझा नहीं तो आप न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यूनिकॉर्न वाली डायरी, अच्छा ये भी, दिस इज अ टॉपिक टू डिस्कस। आई हैव लॉट ऑफ डायरीज बेटा, आई गेट फॉर फ्री। ठीक है, ये मेरे पास नॉर्मल भी है, बहुत सारी आती रहती है भाई डायरीज तो हम लोगों के पास। ये भी है, ये जो भी पब्लिशर्स होते हैं, एक ये भी आया था, लो देख लो, ये सब देखना रहता है। So I have this also. ठीक है, अब आ जाए। बहुत जरूरत पड़ती है बेटा, कॉपी वॉपी की तो जरूरत पड़ती है। अब हम टॉपिक पढ़ते हैं, तुम्हारी तो बातें कभी खत्म हो ही नहीं सकती। oogenesis, कोई अब कुछ नहीं लिखेगा, अब सिर्फ मैम लिखेंगे, तुम्हें कुछ लिखना ही नहीं है। फॉलिकुलोजेनेसिस, आओ भाई मेरे बच्चों। बेटा प्रवेश, प्लीज आप सपोर्ट टीम को कॉल कीजिए, मुझे, मैं आपकी इसमें मदद ही नहीं कर पाऊंगी कि क्लास ज्वाइन करने में आपको क्यों दिक्कत हो रही है। ठीक है, आप प्लीज उनको कॉल कीजिए। अब मैं पढ़ा लूं, अब ध्यान से सुनना बच्चों। महिला के शरीर में 2 प्रोसेस साथ में चलती है। क्या क्या बोला मैम ने, कि फीमेल बॉडी में 2 प्रोसेस साथ में चलती हैं। एक प्रोसेस का नाम है oogenesis और एक प्रोसेस का नाम है फॉलिकुलोजेनेसिस। ये दोनों साथ में चलती है। ठीक है बच्चों, oogenesis यानी कि फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट। क्या मतलब है इस प्रोसेस का गाइस? oogenesis का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट। क्या बना रहे हैं इसमें? फीमेल गैमीट बना रहे हैं। बट फीमेल जो है, अक्सर जो गैमीट रहता है वो कभी अकेले नहीं रहता। क्यों? क्योंकि इस गैमीट ने पूरे बच्चे को बनाना है, तो इसे हमेशा सपोर्ट चाहिए, इसे हमेशा न्यूट्रिशन चाहिए, तो इसलिए कभी आपको अकेला नहीं मिलेगा, ये हमेशा आपको झुंड में मिलेगा। तो इसलिए इस फीमेल गैमीट के आसपास और भी बहुत सारे सेल्स होते हैं। इन सेल्स को हम कहते हैं सपोर्टिंग सेल्स। क्या कहते हैं इनको? सपोर्टिंग सेल्स। तो ये हमारा गैमीट, और गैमीट के आसपास मिलेंगे हमें सपोर्टिंग सेल्स। जब गैमीट और सपोर्टिंग सेल्स एक साथ प्रेजेंट होते हैं तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फॉलिकल। क्या कहते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर को? फॉलिकल। तो सबसे पहले तो इन 2 प्रोसेस का मतलब समझते हैं। oogenesis एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारा फोकस है फीमेल गैमीट बनाना, बट ये फीमेल गैमीट अकेले नहीं जा सकता लाइफ में आगे, इसको सपोर्ट की जरूरत है। तो इसलिए इसके साथ होते हैं सपोर्टिंग सेल्स। ये जो सपोर्टिंग सेल्स होते हैं न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं, हार्मोन्स भी प्रोवाइड करते हैं, उसके डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं, उसकी प्रोटेक्शन भी करते हैं। तो इस तरह के झुंड को हम बोलते हैं फॉलिकल। क्या बोलते हैं इस तरह के झुंड को? फॉलिकल। तो फॉलिकल में फीमेल गैमीट भी रहता है और सपोर्टिंग सेल्स भी रहते हैं। जब सिर्फ गैमीट की बात करते हैं तो oogenesis की बात करते हैं। तो ये दोनों प्रोसेस साथ में चल रही है? नहीं चल रही है, बिल्कुल साथ में चल रही है। जैसे जैसे गैमीट बदलेगा अपने आप को, वैसे वैसे सपोर्टिंग सेल भी बदलेंगे अपने आप को, क्योंकि ये बड़ा हो रहा है। आप सेम बात नहीं बोल सकते। बचपन में आप बिटिया को बोलते हैं बिटिया आए तो चॉकलेट देंगे। अब यही चीज तुम 21 साल की बिटिया के साथ कर दो ना, तुमने चप्पल खाई तो चॉकलेट दूंगा,
वो कहेगी आज चप्पल दूं। तो हर सिचुएशन में आपको अलग बिहेव करना है, पहले तो ये बात समझो, आप सेम बिहेव नहीं कर सकते। तो ऐसे ही अगर फॉलिकल में गैमीट बदल रहा है तो फॉलिकल को भी बदलना पड़ेगा गाइस, सेम नहीं रह सकता सिचुएशन। ये टॉपिक समझ आया नहीं आया पहले बताओ, सिर्फ डेफिनेशन समझा रही हूं अभी, वन बाय वन चलेंगे, जैसे कि जिन बच्चों को बेसिक भी नहीं आते वो भी आ जाए, बिल्कुल छोटे से छोटे शब्द समझेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, अब प्रोसेस शुरू कर रहे हैं हम बिफोर चाइल्ड बर्थ यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेजेस। कब कहानी शुरू हो रही है लड़की की? एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में, एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही शुरू हो जाती है, इसलिए कहते हैं लड़कियां जल्दी बड़ी हो जाती है, ठीक है, बिकॉज दे नो इन पे डिपेंड होने का कोई फायदा नहीं है, सब काम खुद ही को करना है। तो यहाँ कहानी शुरू थी एम्ब्रियोनिक स्टेजेस से। एम्ब्रियोनिक स्टेज में ओवरी है, क्या है? ओवरी। इस ओवरी के अंदर होते हैं बहुत सारे, क्या होते हैं? ऊगोनिया। क्या होते हैं? बहुत सारे ऊगोनिया। क्या होते हैं ओवरी के अंदर? एवरीबॉडी इन द चैट सेक्शन, ऊगोनिया। क्या होते हैं एवरीबॉडी? प्लीज रिपीट आफ्टर मी। क्या होते हैं ओवरी के अंदर? ऊगोनिया। ये कब ऊगोनिया की बात करें? एम्ब्रियोनिक स्टेजेस की, ठीक है। ये 2n है या n है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों ऊगोनिया? तो ये होते हैं डिप्लॉइड सेल, 44 प्लस x टाइप होते हैं, क्योंकि y होता नहीं है लड़कियों में, ठीक है। यस, ऊगोनिया। तो ये x बनाती हैं सीधा, ये नहीं बताती कि y, सीधा x। हो गया आज ब्रेकअप, चलते चलो आज तो, ठीक है। क्यों हुआ? पसंद नहीं आ रहा था, चलो बाय बाय मत पूछो हमसे। तो ऊगोनिया। अब ऊगोनिया को मुझे नंबर बढ़ाना है, तो कौन सी प्रोसेस चलाऊंगी? माइटोसिस या मियोसिस? कम ऑन गाइस, यू नो दिस, आई हैव टोल्ड यू इन स्पर्मेटोजेनेसिस आल्सो। अगर मुझे नंबर इंक्रीज करना है ऊगोनिया का, तो मैं कौन सी प्रोसेस चलाऊंगी? माइटोसिस। वेरी गुड जी स्क्वायर। कौन सी प्रोसेस चलाएंगे हम? माइटोसिस। तो मेरे पास बतेरे सारे क्या आ जाएंगे? ऊगोनिया। ये ऊगोनिया, ये रहा ऊगोनिया, खूब सारे ऊगोनिया आ गए। अब एक बात बताओ, ये एम्ब्रियोनिक स्टेजेस की बात है, यानी कि सारा न्यूट्रिशन मदर के थ्रू आ रहा है बच्चे के पास। ये फीटस की ओवरी की बात हो रही है, फीटस ओवरी की। यहाँ पे न्यूट्रिशन क्या है? लिमिटेड है, अनलिमिटेड है? क्या लगता है तुम लोग को? तुम खुद सोच के बताओ, आज तुम जवाब दो सोच सोच के। अभी बिटिया माँ के गर्भ में है, यानी कि वो न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट है माँ पर, वो खुद से नहीं चल सकती, खुद से नहीं जा सकती। तो यहाँ न्यूट्रिशन क्या हो जाता है? लिमिटेड। जहां लिमिटेड न्यूट्रिशन होता है बेटा, वहां ग्रोथ भी लिमिटेड होती है, हमेशा याद रखना ये बात। वहां ग्रोथ भी क्या होती है? लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे माइटोसिस के बाद ये ग्रो करेंगे साइज में। जब ये साइज में ग्रो करेगा तो ये क्या बन जाएगा? प्राइमरी oocyte। क्या बन गया बच्चों? ये प्राइमरी oocyte, ठीक है। क्या बन गया? ये प्राइमरी oocyte। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत? प्राइमरी oocyte बन गया। कैसे बन गया? क्योंकि साइज में ग्रो कर गया। कैसे ग्रो कर गया? न्यूट्रिशन इसने मां से ले लिया और न्यूट्रिशन से इसने अपने साइज को बढ़ा लिया, ठीक है। अब बच्चों क्या होता है देखिए, अब प्राइमरी oocyte इज अ मियोसाइट। अब ये हिंट दिया मैंने आप लोगों को कि अब आप मुझे बताएंगे कि नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी होगी। वहां प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, मियोसाइट, यहाँ प्राइमरी oocyte है, मियोसाइट, यानी कि मियोसिस 1 शुरू करनी है। वाह वाह वाह, मजा आ गया। तो यहाँ मैंने मियोसिस 1 शुरू की, ठीक है, प्रोसेस शुरू की। बट जैसे ही मैंने प्रोसेस शुरू की, फंडिंग बंद हो गई, न्यूट्रिशन आना कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि इट इज अ टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। इतने में बच्चा बड़ा हो गया, ओवरी का काम रोकना पड़ा, क्योंकि इस टाइम प्रायोरिटी है इसको बाहर निकालना, ना कि रिप्रोडक्शन। इस टाइम प्रायोरिटी है ही नहीं रिप्रोडक्शन। माना आपने काम तो शुरू किया गाइस, बट हमेशा प्रायोरिटी होती है, ठीक है ना। अब मान लो कि तुम्हारा नीट का एग्जाम है और साथ में छोले भटूरे है, तुमको क्या छोले भटूरे बाद में, पहले नीट का एग्जाम दे लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद तुम खा लोगे छोले भटूरे आने के बाद, बट अभी प्रायोरिटी क्या थी? एग्जाम। ऐसे ही जब ये प्रोसेस चल रही थी, उसी टाइम पे सिग्नल आता है बॉडी का कि बाबू लोग सब बाहर चलो, ठीक है। अब बाहर जाने के टाइम में तो इस प्रोसेस को कंटिन्यू नहीं कर सकते, अभी इसको अभी रोकना पड़ेगा, यानी कि हियर इट इज अरेस्ट नंबर 1। कौन सा अरेस्ट हो गया? अरेस्ट 1।
यहां प्राइमरी oocyte अरेस्ट हो गया। किस पे अरेस्ट हो गया? ये अरेस्ट हो गया डिप्लोटीन प्रोफेज 1 पे। प्रोफेज 1 पे अरेस्ट हो गया। क्यों अरेस्ट हो गया? अब तुम्हें समझ में आया? ये बात तुमने कभी नहीं सुनी होगी। क्यों अरेस्ट हुआ? क्योंकि इस टाइम ज्यादा जरूरी काम क्या है? चाइल्ड बर्थ। इस टाइम अरेस्ट क्यों हुआ? खुद से रीजन लिखो यहाँ पे। क्योंकि इस टाइम चाइल्ड बर्थ इज द बिगर इवेंट एज कंपेयर टू रिप्रोडक्शन। प्रायोरिटाइज। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है बच्चों? उसके बाद आता है हमारा चाइल्डहुड। इस चाइल्डहुड में भी बॉडी अपनी पूरी ताकत लगाती है ग्रोथ में, ना कि रिप्रोडक्शन में। ठीक है विशाल, प्रायोरिटी का अच्छा देखो लगा ये मतलब पूछ रहा है। हाँ तो देखो इस टाइम पे बॉडी चाइल्डहुड पे, अब आप कहेंगे मैम इस टाइम पे क्यों नहीं हो रहा रिप्रोडक्शन? बिकॉज द एंटायर एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इन्वेस्टेड इन ग्रोथ, नॉट इन रिप्रोडक्शन। अभी पहले ग्रोथ तो कर ले, तभी ना बच्चा बनाएगा दूसरा, है ना? बिना बड़े हुए मत सोचो ये सब, कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो इस टाइम पे क्या है? चाइल्डहुड है। इस टाइम पे आपको ये पता होना चाहिए पोकेमॉन क्या है, ना कि नोकीनोन कौन है। ठीक है, यस ये सब भी पता होने चाहिए। तो चाइल्डहुड है। चाइल्डहुड में हॉर्मोन्स आर एब्सेंट व्हिच फेवर्स प्यूबर्टी, व्हिच फेवर्स रिप्रोडक्शन। क्योंकि इस टाइम पे टेक्निकली बच्चा इन सब के बारे में नहीं सोचता है। तो इस टाइम पे हॉर्मोन्स नहीं है, ना ही जीएनआरएच है, ना ही एलएच है, ना ही एफएसएच है। क्यों ये सारे हॉर्मोन्स नहीं है? क्योंकि नहीं सोच रहा है इन सब के बारे में। ठीक है। अब आते हैं प्यूबर्टी। अब प्यूबर्टी के टाइम पे शरीर की ऑप्टिमम ग्रोथ हो चुकी है, यानी कि जितना वो बढ़ सकती थी उतना बढ़ चुकी है। इसलिए कहते हैं जितनी हाइट है पहले निकाल लो, प्यूबर्टी आने के बाद हाइट नहीं निकलेगी। वाई? ऐसा क्यों कहते हैं पहले के लोग? अब आप रीजन मुझे बताएंगे। क्योंकि प्यूबर्टी के बाद एनर्जी अब ग्रोथ में ना इन्वेस्ट होगी, रिप्रोडक्शन में इन्वेस्ट होगी। अब आपका शरीर नहीं ग्रो करेगा, बल्कि आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम ग्रो करेगा। इसलिए कहते हैं कि प्यूबर्टी आने से पहले जितनी हाइट निकाल सकते हो, जितना अपने आप को बढ़ा सकते हो बढ़ा लो, क्योंकि इस टाइम एनर्जी चाहती है आप बढ़े। बट अगर प्यूबर्टी आ गई तो बॉडी नहीं चाहती आप बढ़े, क्योंकि एनर्जी एक ही जगह पे लगेगी, और वो है फिर रिप्रोडक्शन। क्या ये बात भी हमें समझ में आई बड़े लोगों की, या नहीं आई समझ में? यस बच्चों। देखो बड़े लोग क्यों कहते हैं ये समझना बहुत जरूरी है लॉजिकली। अब आते हैं नेक्स्ट। प्यूबर्टी आई, मूवी देख रहे हैं प्यार भरी। आजकल तो बच्चों की मूवीज में भी सुपरमैन ऊंचा कर देता है। बच्चे पूछते हैं मम्मा मम्मा, ठीक है यस। तो प्यूबर्टी आ जाती है इनकी, इन्हें पता लग जाता है। जब आप ऐसे सिग्नल्स लेते हो ना, देखो इट्स ऑल अबाउट सिग्नल्स, यू नो दैट। हाइपोथैलेमस सिग्नल लेता है, फिर हार्मोन्स में कन्वर्ट करता है। जब आप देखते हैं सुपरमैन को, ठीक है, लड़की को आ रहा बचाने, लड़की को कहती है मुझे मेरा सुपरमैन कब आएगा बचाने के लिए। तो ये सब चीजें, तो ये सब सिग्नल होते हैं। जब सिग्नल आते हैं तो ऑफकोर्स हार्मोन्स भी आते हैं। हार्मोन्स कौन से होते हैं? जीएनआरएच, एलएच, एफएसएच। जब ये हार्मोन्स आते हैं तो आपके रुके हुए काम वापस से शुरू हो जाते हैं। जो 10 साल से रुका हुआ काम था वो वापस से शुरू हो जाएगा गाइस। ठीक है, यस, वापस से शुरू हो जाएगा। अभी ना अपनी मन बातें बताओ, पहले मेरी सुन लो। कुछ लोग के साथ ऐसा होता है, वो बाद में देखेंगे, पहले जो सबके साथ होता है वो देख लो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? जो रुका हुआ काम था वापस स्टार्ट कर रहे हैं। तो कौन सी प्रोसेस वापस स्टार्ट करेंगे? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, खुद से देख के बताओ। हाँ जल्दी बताओ कौन सी प्रोसेस वापस स्टार्ट करेंगे? मियोसिस 1। वेरी गुड विशाल। नाउ मियोसिस 1 बिगिंस। मियोसिस 1 रीस्टार्ट। ये वापस से हो गई रीस्टार्ट, वापस से रीस्टार्ट। अब मियोसिस 1 के बाद कितने सेल बनेंगे? हैप्लॉइड बनेंगे, डिप्लॉइड बनेंगे? जल्दी से चैट बॉक्स में बता दीजिए, खुद से बताइए। 2 सेल बनेंगे, दोनों हैप्लॉइड बनेंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक छोटा सेल बनेगा, एक बड़ा सेल बनेगा। दिस इज कॉल्ड अनइक्वल डिवीजन। कोई मुझे बता सकता है इस छोटे सेल को क्या कहते हैं? छोटे सेल को बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या बोलते हैं छोटे सेल को? फर्स्ट पोलर बॉडी। और जो बड़ा सेल बना है इसको बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। अब बच्चों के जहन में आएगा मैम ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? क्योंकि औरतें पार्शियल होती है बाय नेचर, होती है ये।
ममता होती है ना, अब पार्शियल क्यों होती है, क्योंकि यहाँ इसकी ममता है, यही वो सेल है जो बाबू बनाएगा, और ये वो सेल है जिसमें न्यूट्रिशन कम कर दिया गया है जिससे कि ये बाबू ना बनाए। तो अपने बाबू को हर तरह का न्यूट्रिशन देना, दूसरे से चाहे छीन भी लेगी, यही होती है माँ की ममता। ठीक है, छीन के भी लाना पड़े तो ले आएगी, क्योंकि अपना बच्चा प्रायोरिटी है भाई उसकी, फिर वो अपने पति को भी नहीं देखते, वो कहते तुम साइड लाइन, ये हमार क्रिएशन है, माय क्रिएशन विल बी फर्स्ट। ठीक है, यस। तो ये है सेकेंडरी oocyte। इसमें इतना न्यूट्रिशन डाला जाता है कि जैसे फर्टिलाइजेशन होती है तो ये तुरंत से बच्चा बनाने के लिए तैयार हो जाता है, इसलिए अनइक्वल डिवीजन की जाती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कुछ मत लिखना, मैं सिर्फ रफ नोट्स बना रही हूँ, ये तो मैं अभी बहुत लेबलिंग के साथ लिखूंगी, कुछ भी मत लिखना, मैं बता रही हूँ, वेस्ट करोगे अपने पेज। अब इधर आ गए, एक छोटा सेल है, एक बड़ा सेल है, वापस से इसकी लेबलिंग बताओ जिससे क्लास में याद हो। यस, एक है फर्स्ट पोलर बॉडी और दूसरा कौन सा है, सेकेंडरी oocyte। अब बेटा मियोसिस 1 हो चुकी है, तो क्या लगता है कौन सी प्रोसेस चलेगी, मियोसिस 1 हो गई है ना, तो मियोसिस 1 के बाद कौन सी प्रोसेस चलती है, सबको पता है मियोसिस 2 चलती है, तो चलाओ फिर, ये हो गई मियोसिस 2। अब मियोसिस 2 पूरी नहीं हुई, सेकेंडरी oocyte अरेस्ट हो गया एट मेटाफेज 2। अब आप कहेंगे मैम इस बार क्यों अरेस्ट हो गया, चलो पिछली बार तो न्यूट्रिशन कम था, बच्चे को पैदा होना था इसलिए हमने अरेस्ट किया, अब क्यों अरेस्ट करा दिया, क्योंकि बेटा फीमेल कहते हैं अरे रिजल्ट मिलेगा तो काम करूंगी ना, रिस्क नहीं लेती फीमेल ज्यादा, याद रखना, वो जीवन में सिर्फ एक ही बार रिस्क लेती है, वो है शादी करने का, इसके अलावा वो कोई रिस्क नहीं लेती। यस, वो कहती है कि रिजल्ट मिलेगा तो आगे काम चलेगा वरना नहीं। जैसे मम्मी पूछती है बेटा कितनी भूख है, 2 रोटी बना दूं, 2 ही बनाएंगे, कभी 3 नहीं बना के रखेंगे। बेटा भूख नहीं है, खाना नहीं बनाऊं, ठीक है नहीं बनाऊंगी, पूछ के काम करती है मदर, हमेशा ऐसे ही काम करती है। बेटा डिनर खाओगे या बाहर से खाने का मन है, बाहर से जाओ गोबर खाओ जाके तुम, मेरे खाने की तरफ मत देखो। या बेटा आज तोरी बन रही है, कोई नहीं खाएगा, गुड, अपनी मैगी बना के खा लेना। तो हमें पता होना चाहिए रिजल्ट क्या है, तब अपन मेहनत करेंगे, यही होता है। जैसे मेरी प्यारी छोटी मामी, हम उनके घर जाते हैं कई बार, तो वो सीधा ऐसी बोलती है बेटा घर में चाय तो नहीं पियोगी ना, मैंने कहा मामी आप इतने अच्छे से ना कर रही है तो मैं हाँ कैसे कर सकती हूँ, ये तो गलत बात हो जाएगी ना। यस, हाँ 3 से ज्यादा भटूरे तो नहीं खाओगी ना, अरे मामी आप क्या बात करती है, एक ही खाएंगे हम तो यही, उन्हें रिजल्ट बताओ तब वो काम होगा। तो यहाँ पे फीमेल बॉडी सेकेंडरी oocyte कहता है अरेस्टेड एट मेटाफेज 2, अबे आगे तभी मेहनत करूंगा ना जब पता है स्पर्म आएगा, अबे नहीं आया तो फिर क्या करेंगे, अरे मैं खाती नहीं छोले भटूरे, आई डोंट ईट छोले भटूरे यार। यस अरे दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल, मैं तो खाती नहीं, मैंने तो 11th क्लास से ही छोड़ दिए थे छोले भटूरे खाने, पीसीओडी हो गया था ना मुझे। ठीक है, ये देखो ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे ये जो है सेकेंडरी oocyte, ये निकलता है ओवरी से बाहर, कहाँ बाहर निकलता है, ये एब्डोमिनल कैविटी में, और एब्डोमिनल कैविटी में से पिक करने कौन आता है, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, कौन आता है इसे पिक करने के लिए, एब्डोमिनल कैविटी से कौन आता है इसे पिक करने, फिम्ब्रे, याद आया, कौन पिक करता है, फिम्ब्रे। और फिम्ब्रे जब इसे पिक करता है तो एंट्री पॉइंट, अगर इसे इनफंडिबुलम में जाना है तो वो एंट्री पॉइंट क्या था, याद करो, ये सब चीजें ना विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी होती है याद करने के लिए। वो एंट्री पॉइंट क्या था, हुआ हुआ ऑस्टिया, क्या था वो एंट्री पॉइंट, ऑस्टिया। अब ऑस्टिया से सबसे पहले ये सेकेंडरी oocyte कहां जाएगा, इनफंडिबुलम, कहां जाएगा, इनफंडिबुलम, और फिर इनफंडिबुलम से कहां जाएगा, एम्पुला, जहां ये अपने मजनू का इंतजार करेगी। ठीक है, मजनू आया तो आगे की प्रोसेस होगी, वरना वहीं पे दम तोड़ देगी, विच इज कॉल्ड रिग्रेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte। अब यहाँ पे मान लीजिए स्पर्म आ गया भाई लो, ठीक है, तो स्पर्म सेकेंडरी oocyte के साथ मिल जाएगा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, जो एक अलग से टॉपिक है जिसे मैं पूरा समझाऊंगी। फिर यहाँ पे बनेगा जाइगोट, ठीक है, अगर स्पर्म नहीं आया तो उस केस में रिग्रेशन, यानी कि ये खत्म हो जाएगा सेल, और फिर हो जाएगी ब्लीडिंग शुरू।
कैसे होगी ब्लीडिंग, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में समझेंगे। मैम सेकेंडरी oocyte को ओवा बोलते हैं, सेकेंडरी oocyte बोलोगे तो बेटर है, ठीक है। अब इस पूरे टॉपिक को वापस रिवाइज करेंगे लिख के। अभी तो मैंने फॉलिकुलोजेनेसिस समझाई भी नहीं है, क्योंकि पहले मैं तुम्हारे दिमाग में ये डालना चाहती हूँ। पूरा रिवाइज करेंगे वापस। आज मैं इसी टॉपिक को 4 बार लिखने वाली हूँ। सोचो मैं तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करती हूँ। मेरी रेटिंग बेस्ट होनी चाहिए, फीडबैक, ठीक है। ओके बाबू लोग, यस, वापस समझा रही हूँ। चलो वापस से ब्लैंक स्लाइड है पूरी, वापस से लिखेंगे इसे, ठीक है। 3 स्टार देता हूँ डेली। भगाओ इसको, भगाओ इसको। हाँ नहीं तो पढ़ेंगे हमसे, ठीक है। गुनगान गाएंगे किसी और के, यस। गैलेक्सी देता हूँ, ये होते हैं बच्चे कल्पना जैसे। बताओ मैम डेली 15 स्टार, गुड। चलो रुको, वापस रिवाइज कर रहे हैं, 1 सेकंड रुको, पानी पी लें। नहीं लिखना, कुछ भी नहीं लिखना, पढ़ना है, समझना है, कुछ भी नहीं लिखना। मैं सब लिखवाऊंगी मेरे प्यारे बच्चों, आप मत टेंशन लो लिखने की। मैंने कहा था ना आज क्लास हाथ तोड़ने की है ही नहीं, आज सिर्फ समझने की है। चलो स्टार्ट करें वापस, चलिए। तो प्रोसेस का नाम है oogenesis। क्या नाम है प्रोसेस का? oogenesis, विच इज फॉर्मेशन ऑफ ओवा, ठीक है। oogenesis, फॉर्मेशन ऑफ ओवा। शुरुआत कहां से हो रही है? एम्ब्रियोनिक स्टेज से। कहां से शुरुआत हो रही है? एम्ब्रियोनिक स्टेज से। एम्ब्रियोनिक स्टेज में फीटस के पास क्या? ओवरी। क्या है? ओवरी। इस ओवरी के अंदर सेल्स हैं। ये सेल कौन से हैं ओवरी के अंदर? सबसे पहले ओगोनिया। ओगोनिया क्या होता है? डिप्लॉयड होता है, हेप्लॉयड होता है? जल्दी जल्दी अब आंसर देते रहो बस। ये क्या होता है? डिप्लॉयड। यानी कि 44 प्लस XX कंडीशन होती है इसमें। क्या कंडीशन होती है इसमें? 44 प्लस XX कंडीशन। अब इस ओगोनिया को नंबर बढ़ाना है, अगर मुझे इसका नंबर इंक्रीज करना है तो प्रोसेस मुझे चलानी पड़ेगी माइटोसिस। तो यहाँ मेरे पास बहुत सारे ओगोनिया आ गए, बहुत सारे ओगोनिया, ठीक है। अब ये जो हमारा ओगोनिया है, ये वाला, ये साइज में ग्रो करेगा। जब ये साइज में ग्रो करता है तो ये बन जाता है प्राइमरी oocyte। क्या बन जाता है? प्राइमरी oocyte, जो कि डिप्लॉयड है। ये एक तरह का मियोसाइट है, मियोसाइट जिसमें मियोसिस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा मियोसिस 1। मियोसिस 1 हुआ, बट ये बेचारा अरेस्ट हो गया, एकदम से इसकी फंडिंग रुक गई। क्यों फंडिंग रुक गई, कोई बता सकता है? क्योंकि इस टाइम पे क्या हो रहा है? चाइल्ड बर्थ। क्या हो रहा है इस टाइम पे? चाइल्ड बर्थ। तो बॉडी की प्रायोरिटी स्ट्रेंथ और एनर्जी कहाँ लगती है? चाइल्ड बर्थ में लगती है, इसलिए इस प्रोसेस को रोकना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद होता है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में भी ये प्रोसेस रुकी रहती है, क्यों? क्योंकि हार्मोन्स नहीं होते हैं। क्या नहीं होते इस टाइम पे? हार्मोन्स, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स आर नॉट देयर, इसलिए प्रोसेस कंटिन्यू नहीं होती। बट फिर सिग्नल्स आते हैं, किशोर अवस्था आती है, दिन में हाय हो तू, हाय हो तू, हाय हाय, ठीक है। प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी आने पे क्या होता है? हार्मोन्स आते हैं, जैसे GnRH, जैसे LH, जैसे FSH। इन सारे हार्मोन्स के कारण क्या होता है? जो रुकी हुई चीजें थी वो आगे बढ़ती है। तो सबसे पहले क्या कंप्लीट होता है? मियोसिस 1 कंप्लीट। जब मियोसिस 1 कंप्लीट होता है तो 2 सेल बनते हैं, एक छोटा सेल बनता है और एक बड़ा सेल। क्या बनता है बच्चों? एक छोटा सेल बनता है और एक बड़ा सेल। जो छोटा सेल है इसको बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी, जो बड़ा सेल है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी oocyte, ठीक है। क्या हर महीने फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी? बिल्कुल बनेगी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। एक छोटा सेल था फर्स्ट पोलर बॉडी, एक बड़ा सेल था सेकेंडरी oocyte। अब इस सेकेंडरी oocyte कहता है बच्चों कि भाई मुझे तो मियोसिस 2 करना है। तो मियोसिस 2 शुरू होता है, बट ये सेकेंडरी oocyte फिर से अरेस्ट हो जाता है। किस पे? मेटाफेज 2 पे। अब क्यों अरेस्ट हो गया? क्योंकि ये अपने मजनू का इंतजार कर रहा है।
अब ये पहले एब्डोमिनल कैविटी जाएगा, एब्डोमिनल कैविटी में से पिक कौन करेगा, फिम्ब्रे, फिम्ब्रे से ऑस्टिया, ऑस्टिया से इन्फंडिबुलम, इन्फंडिबुलम से एम्पुला, यहाँ वो वेट करेगा स्पर्म का। अगर स्पर्म आएगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा। अगर स्पर्म नहीं आया तो रिग्रेशन होगा, उसके बाद ब्लीडिंग होगी, विच इज अ साइन। ब्लीडिंग होने का मतलब है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई गाइस। ठीक है, एक सेकंड बच्चों, सेटअप में क्या हो गया, एक सेकेंड। अरे अरे अरे, और फिर क्या सेटअप, वो मैं तार पे चढ़ गई थी माइक के। समझ आया बच्चों, बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं था। आया समझ में? अभी मैं इसको लिखवाऊंगी, बट उससे पहले अब हम समझेंगे फॉलिकुलोजेनेसिस। चलिए, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, इसे भी मैं 2 बार ही समझाऊंगी। ठीक है बच्चों, नाउ लेट्स स्टार्ट विद फॉलिकुलोजेनेसिस। आ जाओ, फर्स्ट पोलर बॉडी बनाई थी मैंने, आ जाओ। पोलर बॉडी का क्या होता है मैम? कुछ नहीं होता, इसके बारे में एनसीईआरटी ने भी कुछ नहीं लिखा, इसको कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन नहीं होता है, इसका अल्टीमेट फेट है मर जाना। ठीक है, आपने उससे सारा न्यूट्रिशन छीन ही लिया है, जीने का आपने उससे हक छीन लिया है पहले ही, तो वो क्या करेगा बेटा? ठीक है, आइए अब बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉलिकुलोजेनेसिस, जो प्रोसेस है फॉलिकल बनाने की। और फॉलिकल क्या होता है बच्चे? जब गैमीट और सपोर्टिंग सेल्स की हम साथ में बात करते हैं, इसे कहते हैं हम फॉलिकुलोजेनेसिस। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? प्राइमरी oocyte, जो है अरेस्टेड एट डिप्लोटीन प्रोफेज 1। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, अंदर क्या है इस टाइम? गैमीट किस सिचुएशन पे है? प्राइमरी oocyte की सिचुएशन में। किस सिचुएशन में है हमारा गैमीट? एवरीबॉडी इन द चैट सेक्शन, हाँ बताइए, इस टाइम पे किस सिचुएशन में है हमारा गैमीट? वो है प्राइमरी oocyte स्टेज पे, जो कि अरेस्टेड है, ठीक है, एट प्रोफेज 1। इसके आसपास सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, इन सपोर्टिंग सेल्स का नाम है ग्रैनुला सेल्स, ग्रैनुलोसा सेल्स, सॉरी, क्या नाम है? ग्रैनुलोसा सेल। तो गैमीट किस सिचुएशन पे है गाइस? इस सिचुएशन पे। गैमीट इस टाइम इस सिचुएशन में है और इसके आसपास ग्रैनुलोसा सेल्स हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोलते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर को? प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोलते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर को? एवरीबॉडी इन द चैट सेक्शन, क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी फॉलिकल। सब बोलेंगे क्लास में, जितने बच्चे चैट सेक्शन में। एक एक बच्चे से मेरे को सुन दिखना चाहिए कि उसने टाइप किया है। पीएफ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा नहीं लिखा जा रहा, छोटा लिख दो। यस, ठीक है, नेक्स्ट। अब ये जो हमारा प्राइमरी फॉलिकल है, एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, जब चाइल्ड बर्थ होता है तो ये प्राइमरी फॉलिकल होते हैं मिलियंस में। कितने नंबर में होते हैं ये? मिलियंस में। बट जब तक प्यूबर्टी आती है तो इन प्राइमरी फॉलिकल का नंबर हो जाता है 60 से 80,000 पर ओवरी, यानी कि भाई लाखों करोड़ों से हजारों में। तो बाकी फॉलिकल्स गए कहां? तो बाकी फॉलिकल्स गए कहां? बाकी फॉलिकल्स हो गए डीजेनरेट। बाकी फॉलिकल्स क्या हो गए बच्चों? डीजेनरेट। और इस डीजेनरेशन की प्रोसेस को हम कहते हैं फॉलिकुलर एट्रेशिया। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? फॉलिकुलर अट्रेशिया। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? फॉलिकुलर अट्रेशिया। ठीक है, तो यानी कि प्यूबर्टी के टाइम पे, इस टाइम पे कितने प्राइमरी फॉलिकल है ओवरी में? आंसर दीजिए चैट सेक्शन में, which is this is a very frequently asked question in the NEET exam. At the time of puberty कितने प्राइमरी फॉलिकल होते हैं? 60 से 80,000 ईच ओवरी।
एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ प्राइमरी फॉलिकल कितने होते हैं? मिलियंस में। कितने होते हैं? मिलियंस में। कितने होते हैं? मिलियंस में। मिलियन से जब 1000 बनते हैं उस डीजेनरेशन की प्रोसेस को क्या कहते हैं? जब ये मिलियन से 1000 में बनते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कहते हैं फॉलिकुलर अट्रेशिया। क्या कहते हैं? फॉलिकुलर अट्रेशिया। क्या होता है प्राइमरी फॉलिकल? क्या होता है प्राइमरी फॉलिकल? प्राइमरी फॉलिकल में गैमीट है। वो गैमीट किस स्टेज पर है? प्राइमरी oocyte arrested at प्रोफेज 1 डिप्लोटीन, और इसके आसपास वन लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल है। इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। क्या प्राइमरी फॉलिकल तक सबको समझ में आया? 3 बार रिवाइज कराया अभी, ठीक है? ठीक है, अब क्या आएगी? चाइल्ड बर्थ हो गया, चाइल्डहुड हो गया, अब आगे प्यूबर्टी। प्यूबर्टी पे क्या आएगा? हार्मोन। इस हार्मोन में ये वाला हार्मोन की फुल फॉर्म क्या है? क्या फुल फॉर्म है इस हार्मोन की? नाम से अभी खुद बता दो कि आगे का प्रोसेस, मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी तुम्हें। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर मुझे प्राइमरी फॉलिकल को प्यूबर्टी आने के बाद सेकेंडरी फॉलिकल में बदलना है तो मुझे कौन सा हार्मोन चाहिए? नाम से बता सकते हो भाई, फॉलिकल बना रही हूं ना, तो हार्मोन में तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा। कौन सा हार्मोन होएगा? यस, गुड गोइंग, एफएसएच। खुद से रिलेटेबल था, देखा, मेरी जरूरत भी नहीं पड़ी इसमें तुम्हें। अब प्राइमरी से सेकेंडरी पे जा रहे, क्या लगता है साइज बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? ऐसे रैंडमली आंसर फेंक दो, कोई नहीं, मैं नहीं जानती तुम्हें पिछला कितना आता कितना नहीं आता, जो आता है वो बताओ। प्राइमरी से हम सेकेंडरी स्टेज पे जा रहे हैं तो साइज तो बढ़ेगा यार। कैसे बढ़ेगा? चलो, अंदर का गैमीट सेम है, अंदर का गैमीट सेम है। बिटिया अंदर से अभी भी बच्ची है बट बाहर से बड़ी हो रही है, तो यू कैन नॉट बिहेव इन द सेम मैनर, ठीक है? यहाँ पे ग्रैनुलोसा सेल लेयर्स बढ़ जाएंगे क्योंकि इसे और न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है? प्लस एक बाहर एक और लेयर अपीयर करेगी जिसका नाम है थीकल लेयर। तो प्राइमरी और सेकेंडरी फॉलिकल में डिफरेंस क्या है? मान लो अगर ये क्वेश्चन आ गया नीट में, तो इसके पास ज्यादा नंबर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, इसके पास 1 लेयर है तो इसके पास 6 से 8 लेयर्स हैं। इसके पास एक नई लेयर अपीयर कर रही है जिसका नाम है थीका, जो कि प्राइमरी फॉलिकल के पास नहीं थी बच्चों, ठीक है? सिंपल। अब सेकेंडरी से हम बनाएंगे टर्शरी फॉलिकल। साइज और बढ़ाएं या ना बढ़ाएं? क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? साइज बढ़ाएं या ना बढ़ाएं? बढ़ाएंगे ना, सेकेंडरी से टर्शरी हो रहा है। प्लस बेटा अब मैजिक देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है सेकेंडरी oocyte। अभी तक मैं क्या लिख रही थी? प्राइमरी oocyte। अब मैं लिख रही हूँ सेकेंडरी oocyte। कोई बता सकते कौन सी प्रोसेस कंप्लीट हुई होगी कि मियोसिस के बाद आपको प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte मिला? मियोसिस 1 कंप्लीट हुई है। अब देखो 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 देखो, अब यहां आके देखो, जैसे कंफ्यूजन हो। यहाँ पे हम इस स्टेज के oocyte की बात कर रहे थे अभी तक, अब मैं इस स्टेज की oocyte की बात कर रही हूं। तो कौन सी प्रोसेस कंप्लीट हुई है? मियोसिस 1। पहले ये वाले स्टेज के पास है सपोर्टिंग सेल्स, अब इस स्टेज के पास है सपोर्टिंग सेल्स। तो यानी कि टर्शरी फॉलिकल में सिर्फ सेल नहीं बढ़ता है बल्कि मियोसिस 1 भी होती है पूरी, ठीक है? तो यहाँ मियोसिस 1 कंप्लीट हो गई, सेकेंडरी oocyte बना। अब बन तो गया, अब लेयर्स बनाते हैं। इसके आसपास एक और सेल लेयर आती है, ए सेलुलर लेयर आती है जिसका नाम है जोना पेलुसिडा। कौन सी लेयर बनाई? विदाउट सेल लेयर, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन से बनती है, जिसे हम कहते हैं जोना पेलुसिडा। इसके आसपास एक और सेल लेयर बनती है जिसका नाम है कोरोना रेडिएटा सेल। कौन सी सेल लेयर है ये? कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा।
यहाँ पे हमारे ग्रैनुलोसा सेल्स, ये हमारे ग्रैनुलोसा सेल है। अब ग्रैनुलोसा सेल कैसे बातचीत करेंगे कोरोना रेडिएटा से? तो इन दोनों की बातचीत के लिए यहाँ पे एक पुल बनाया जाता है, उस पुल का नाम होता है क्यूमुलस ऊफोरस। क्या होता है इस पुल का नाम? क्यूमुलस ऊफोरस। और यहाँ पे एक बड़ी सी कैविटी दिखती है जो कि क्रीसेंट शेप्ड होती है, जो फ्लूइड से भरी होती है, जिसका नाम होता है एंट्रम। थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना। ये पूरा बड़ा फॉलिकल, फ्लूइड फिल्ड फॉलिकल को हम कहते हैं टर्शरी फॉलिकल। क्या कहते हैं इसको? टर्शरी फॉलिकल। अब टर्शरी फॉलिकल फुली मेच्योर हो जाएगा इनटू ग्राफियन फॉलिकल। अभी किसमें मेच्योर हो जाएगा? ग्राफियन फॉलिकल में। अब ग्राफियन फॉलिकल वो फॉलिकल है जो तैयार है कि सिग्नल आएगा तो मैं टूट जाऊंगा और उस साइड को बाहर निकाल दूंगा एब्डोमिनल कैविटी में। तो यहाँ पे जब ग्राफिन फॉलिकल टूटता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन में क्या होता है ध्यान से देखना, ये बीच वाला जो पार्ट है ये चला जाता है एब्डोमिनल कैविटी में, और पीछे वाला जो पार्ट है जिसमें ग्रैनुलोसा सेल और थीका सेल्स है ये सब ओवरी में रह जाते हैं, और ओवरी में रह जाने के बाद से बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बना लेता है ये? कॉर्पस ल्यूटियम। कुछ नहीं लिखना था, अब वापस से रिवाइज करेंगे सारा फिर से। वी विल रिवाइज इट अगेन इन स्लाइड पे। ठीक है गाइस? अब ना थोड़ा सा खुद से बताने की कोशिश करना डायग्राम के साथ। ठीक है? थोड़ा सा खुद से बताने की थोड़ी थोड़ी कोशिश करोगे ना बेटा, फिर एक बार हम लिख लेंगे ना पूरा तो फिर दिमाग में छप जाएगा। मैम एंट्रम भी अंदर रह जाता है। यस फातिमा, आइए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कौन सा फॉलिकल बनाया है, डायग्राम देख के बताने की कोशिश करो थोड़ा थोड़ा। यस, वेरी गुड वेरी गुड। स्लो स्लो स्टेप्स में चलेंगे। प्राइमरी फॉलिकल कहेंगे इसे। क्या कहेंगे? प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल एट द टाइम ऑफ बर्थ कितना नंबर होता है? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी कितना होता है? आराम आराम से बताओ विशाल। मिलियंस। और ये कितने होते हैं? 60 से 80,000 ईच ओवरी। ये इतने नंबर घट क्यों गए? Why there is so much decrease in the number? Because of degeneration. And degeneration का एक नाम मैंने बताया था प्रोसेस का, वो नाम क्या हमारा? फॉलिकुलर अट्रेशिया। क्या नाम है? फॉलिकुलर अट्रेशिया। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। अब प्राइमरी फॉलिकल को मुझे सेकेंडरी फॉलिकल बदलना है, तो हार्मोन कौन सा चाहिए मुझे? अब इसका साइज बड़ा करना है, प्यूबर्टी का टाइम आ चुका है गाइस। तो हार्मोन कौन सा चाहिए? एफएसएच। और एफएसएच कब आता है? जब प्यूबर्टी आती है, उससे पहले तो आता ही नहीं है चाइल्डहुड में, ये तो मैंने बताया था आपको यहाँ पे। ठीक है? अब यहाँ पे अंदर क्या रहेगा? ओके, अंदर क्या लिखूं? ट्राई करूं। अंदर कौन सा oocyte रहेगा? इसके बाद प्राइमरी oocyte अरेस्टेड एट प्रोफेज 1 है, यहाँ पे भी प्राइमरी oocyte अरेस्टेड एट प्रोफेज 1। अभी oocyte के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है, पहले सपोर्टिंग सेल बढ़ेंगे फिर अंदर कुछ काम होगा, याद रखना। ये वाली ग्रैनुलोसा सेल लेयर, ये हमारी थीकल लेयर। अब मुझे इसका साइज और बढ़ाना है, यानी कि अब हम आ जाएंगे टर्शरी फॉलिकल पे, यानी कि और ज्यादा मुझे चाहिए एफएसएच। अब टर्शरी में सबसे डायनामिक प्रोसेस कौन सी हो रही है कि मियोसिस 1 कंप्लीट होती है, तो यानी अंदर बनाएंगे हम सेकेंडरी oocyte। इसके आसपास बिना सेल की एक लेयर बनती है, उसका नाम क्या होता है? बिना सेल लेयर, ए सेलुलर लेयर, जो ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती है, ग्लाइकोलिपिड से बनी होती है, जोना पेलुसिडा। इस जोना पेलुसिडा के आसपास सेलुलर लेयर होती है जिसका नाम होता है कोरोना रेडिएटा सेल। कोरोना रेडिएटा। ठीक है?
फिर उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे हमारे ग्रैनुलोसा सेल लेयर है, ग्रैनुलोसा सेल लेयर, इन दोनों के बीच बीच में एक ब्रिज बनता है क्यूमुलस ओफोरस, ये है थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना। फिर यही फॉलिकल के अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी भी बनती है जिसका नाम होता है एंट्रम, एंट्रम क्रीसेंशिएट, टर्शियरी फॉलिकल। फिर ये टर्शियरी फॉलिकल डेवलप करता है ग्राफिन फॉलिकल में और साइज बढ़ जाता है। ग्राफिन फॉलिकल इज रेडी फॉर डैश प्रोसेस। किस प्रोसेस के लिए तैयार होता है ग्राफिन फॉलिकल? ओव्यूलेशन के लिए। सिग्नल आएगा, ये पूरा ग्राफिन फॉलिकल रप्चर कर जाएगा, तो ये इतना पार्ट एब्डोमिनल कैविटी में चला जाएगा, बाकी का जो पार्ट है वो ओवरी में रह जाएगा, एंड दिस विल फॉर्म कॉर्पस ल्यूटियम, दिस विल फॉर्म कॉर्पस ल्यूटियम। अब बताओ बेटा, मैंने दो दो तीन तीन चार चार बार, दो बार तो लिख के बता दी है, वैसे बता दिया है। आई होप अब आपको कुछ टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अब मैं इनको डिलीट ही कर रही हूँ स्लाइड्स को, क्योंकि अब मैं नोट्स बनाऊंगी इनके बढ़िया तरीके से, जिन्हें आप बाद में पढ़ के भी समझ सके। ठीक है बच्चों? अब एक बार ना जब आप लिखेंगे तो समझ समझ के भी लिखना, ऐसे टेपना मत बस। ठीक है बच्चों? मैम आज का गर्ल्स की प्यूबर्टी 10 साल में आ जाते हैं बिकॉज ऑफ अनहेल्दी डाइट। नो, नॉट बिकॉज ऑफ डाइट, बिकॉज ऑफ एक्सपोजर। ठीक है? बच्चों को आजकल वो बातें जल्दी पता लग रही है जो उन्हें उस टाइम नहीं पता लगती थी। ठीक है, आ जाइए। लाइन बना लेते हैं। oogenesis, folliculogenesis, oogenesis, formation of ova, female gamete, folliculogenesis, formation of follicle. Follicle is ova plus supporting cells. मैम मुझे तो बात पता मिला था। ठीक है, हाँ हाँ, आप लिखना है हर्ष। आप लिखना है, आप बिल्कुल लिखना है। आप देखो राइटिंग चेंज हो गई है मैम की, आप लिखना है। ठीक है? एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, दिस इज fetal ovary, fetal ovary के अंदर है सेल which is oogonia, 44 plus XX condition. Mitosis, increase in number of oogonias, and there is a growth in the size of oogonia leading to formation of primary oocyte, 44 plus XX condition. This is also meiocyte, इसमें meiosis होगा। Now meiosis 1 begins, but ये arrest हो जाता है। Primary oocyte arrested at
प्रोफेस 1 डिप्लोटी क्यों अरेस्ट हो जाता है? बिकॉज दिस इज अ टाइम ऑफ बर्थ. अरेस्टेड रहता है ड्यूरिंग चाइल्डहुड ऑल्सो. क्यों? नो हॉर्मोन्स. फिर आती है प्यूबर्टी. प्यूबर्टी आती है तो हॉर्मोन्स आते हैं GnRH, LH, FSH. इन हॉर्मोन्स के कारण meiosis 1 completed after puberty, but the division is not equal, but it is unequal. Which leads to formation of one smaller irrelevant cell, first polar body, and one large cell which is called as secondary oocyte. बनाइए इसको. समीर, इसी बकवास के साथ आप क्लास से गायब होते हुए, ठीक है? मत लिखो चैट सेक्शन में, अब आप नोट्स बनाओ. Primary oocyte arrested at प्रोफेस. इसके आसपास है सेल लेयर, granulosa cell layer. This structure is called as primary follicle. Okay, point number 1. Okay, number of primary follicle at birth are in millions, while at puberty is 60 to 80,000 per ovary. Degeneration of follicles is called follicular atresia. Surrounded by one layer of granulosa cells. Early puberty. In the presence of hormone FSH, this becomes secondary follicle.
develops into secondary follicle after puberty. Secondary follicle have 6 to 8 layers of chromosome cells and a new theca layer. मैंने तो लिखना बंद कर दिया, ढंग से लिखूंगी। लिखिए इसको, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। हाँ, प्राइमरी स्टेज में बन जाता है प्राइमरी फॉलिकल, यस एम्ब्रियोनिक स्टेज पे बन जाता है। बहुत फास्ट हो गया, मेरी स्पीड फास्ट है, आप आराम से लिखो, मैं आपको टाइम दूंगी लिखने का बेटा। 1:05 हुआ है, 1:08 तक का टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आराम आराम से बनाओ, बिल्कुल मत भागो। ये क्लास मैंने पूरी इस टॉपिक ले ही रखी थी। जिनका हो गया वो शांत बैठेंगे, वो रिवाइज करेंगे। जिनका हो गया वो रिवाइज करेंगे। फिम्ब्रे ओवा को कैच कैसे करेगा? फिम्ब्रिया फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर्स का काम ही पकड़ना होता है, नहीं? And a new thicker layer. Layer. One 7 हो गए, 1 8 we will start guys. वन एट डन, चलिए नेक्स्ट स्लाइड के नोट्स बनाते हैं। कहाँ पे थे इसमें हम? सेकेंडरी साइड पे। Secondary oocyte undergoes meiosis to start, but secondary oocyte gets arrested at metaphase 2. उसके बाद होगा इसका ovulation. When this second oocyte will come out in abdominal cavity. Abdominal cavity में से पिक कौन करेगा? फिम्ब्रे पिक करेगा,
उसके बाद ऑस्टिया के थ्रू दिस विल गो इनसाइड इनफंडिबुलम. इनफंडिबुलम में इट विल गो इनटू एम्पुला वेयर इट विल वेट फॉर स्पर्म. अगर यहाँ पे स्पर्म आ जाता है, sperm present, so this will lead to zygote formation. If sperm is absent, then it will lead to degeneration of ova. यहाँ कहाँ थे हम? सेकेंडरी पे. सेकेंडरी से अंदर अगेन FSH. Now it will change into tertiary follicle. Very important for exam. First is the diagram. Now we will make secondary oocyte, which is surrounded by a acellular cell layer, zona pellucida. Outside this is present corona radiata cells. So this is granulosa cells. This is a theca interna. Theca externa. There's a bridge-like structure between granulosa. There's a cavity, fluid-filled cavity, crescent shaped. This is हम जाइगोट फॉर्म होने के बाद बताएंगे बेटा, चैप्टर खत्म नहीं हुआ है. आई होप यू डू अंडरस्टैंड दिस कि अभी बहुत चैप्टर बचा है. अभी हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पे ही चल रहे हैं, अभी हम फर्टिलाइजेशन पे भी नहीं आए हैं, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन भी है. ठीक है. दिस इज थीका एक्सटर्ना, थीका interna, granulosa cells. This is antrum, which is filled with liquor folliculi. This is the name of the fluid. This is corona radiata. This is zona pellucida, and the bridge is called as cumulus oophorus. Point number 1, tertiary follicle. Meiosis 1 completes to produce secondary oocyte and first polar body.
second. Theta differentiates into externa and interna. Next, fluid filled crescent shaped cavity appears called antrum. More granulosa cell layer forms. हाँ, इसी को ओवा भी कहते हैं. लिखिए इसको बच्चों. अभी ग्राफियन वाला स्टेप भी लिखना है हमें. एक 16 हुआ है, एक 18 पे वी विल स्टार्ट. अब आपको पता लगा कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है. टेक्निकल टॉपिक है काफी. ओवा आ रहे बेटा, आप 2 मिनट रुको, आपको पता लग जाएगा व्हाट इज ओवा. बस मुझे नेक्स्ट स्लाइड और दे दो. ओटेड क्या था वेदांत? ये हम फर्टिलाइजेशन में करेंगे. हाँ नहीं, कंपैरेटिव वे में हमेशा इसलिए मैं लिखवाती हूँ जैसे आपको पता रहे ये दो प्रोसेस अलग नहीं है, ये साथ चलने वाली प्रोसेस है. बाकी आपका अपना स्टाइल हो सकता है. देखो बेटा, पढ़ने का ये मेरा स्टाइल है, पढ़ाने का. ये दो अलग प्रोसेस नहीं है, ये साथ में चलने वाली प्रोसेस है. एक 18 नहीं हुए क्या? हम पेजेस फुल, नेक्स्ट पेज पे चले जाओ. एंट्रम होता है फ्लूइड फिल्ड कैविटी, और उस फ्लूइड का नाम होता है लिक्कर फॉलिकुलर. एंट्रम फ्लूइड का क्या काम होता है? शॉक एब्जॉर्बर. आफ्टर दिस द टर्शियरी फॉलिकल फर्दर develops into fully mature Graafian follicle. मैं अब इसका डायग्राम नहीं बना रही क्योंकि टर्शियरी फॉलिकल जैसा ही है ग्राफियन फॉलिकल का. ठीक है. नाउ इट इज अ टाइम fully mature follicle ready for ovulation. टूटने के लिए तैयार है बिल्कुल बाबू. अब हो गया ओवुलेशन. ओवुलेशन के बाद जो पार्ट ओवरी के अंदर रहेगा वो पार्ट सबसे पहले उसमें क्या है? ग्रैनुलोसा सेल्स, एंट्रम प्लस थीकल सेल.
ये सब ओवरी में रह जाते हैं ओवुलेशन के बाद, और ये सब सबसे पहले एक रेड कलर स्ट्रक्चर बनाते हैं। रेड कलर स्ट्रक्चर कॉर्पस हेमरहैजिकम। ये रेड क्यों है? ड्यू टू ब्लड। जब कोई चीज टूटती है तो जो ब्लड वेसल है वो भी टूटती है, उसके कारण खून निकल जाता है, तो रेड कलर का अपीयरेंस होता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये येलो कलर का में बदल जाता है व्हेन इट इज कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम इज टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या काम करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में बताऊंगी। ये येलो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड ल्यूटियन प्रोटीन। फिर ये व्हाइट में बदल जाता है जब ये डीजेनरेट होता है। जब ये डीजेनरेट होने लगता है तो ये व्हाइट कलर का हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कॉर्पस अल्बिकन्स। तो इसके भी स्टेजेस है ओवरी के अंदर, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। पहला रेड होता है तो इसे कॉर्पस हेमरहैजिकम कहते हैं। रेड क्यों होता है? क्योंकि ब्लड वेसल टूटती है। फिर धीरे धीरे इसमें येलो कलर का प्रोटीन डिपॉजिट होने लगता है जिसका नाम है ल्यूटियन, इसलिए से कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। फिर इसका भी काम डीजनरेट हो जाता है तो ये व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर दिखता है, कॉर्पस एल्बिकन्स। अब जो एब्डोमिनल कैविटी में जाएगा, जो पार्ट एब्डोमिनल कैविटी में जाता है उसे हम कहते हैं ओवा। तो एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे, स्ट्रक्चर ऑफ ओवा, जो कि आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है अगर आपको याद हो तो। स्ट्रक्चर ऑफ ओवा, तो अंदर रहेगा सेकेंडरी oocyte जो अरेस्टेड है मेटाफेज 2 पे, जो वेट कर रहा है स्पर्म का। इसके बाहर ए सेलुलर सेल लेयर रहेगी जोना पेल्यूसिडा। इसके बाहर न्यूट्रिशन देने के लिए इसके पास सेल्स रहेंगे कोरोना रेडिएटा सेल्स। ये पूरा स्ट्रक्चर एम्पुला में वेट करता है फॉर फर्टिलाइजेशन। दिस इज ओवा। अब समझ में आया? दिस एंटायर स्ट्रक्चर, दिस वेट फॉर sperm in ampulla for 24 to 48 hours। 24 से 48 घंटा वेट करेगा, उसके बाद डीजनरेट कर जाएगा। फिर सब प्लीज बेटा ध्यान से सुना करो, मैं इतना नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगी बेटा, प्लीज ट्रीट मी लाइक अ ह्यूमन, ठीक है? Please everybody treat me like a human. I cannot explain you 5 times in the same class. You can watch the recording part. एक पूरी 2 घंटे की क्लास में मैंने लिख लिख के आपको पूरा टॉपिक समझाया है 4 बार। So at least show some courtesy towards the teacher as well. और ये पार्ट भी मैं बार बार 2 बार समझाया है, बट आप लोग सुनते नहीं है। That is your mistake, not my mistake. और ये वाला पार्ट भी 2 बार डायग्राम में बताया, क्या बाहर जाएगा क्या पीछे रहेगा। सुना करो बेटा। oogenesis तो पहले कंप्लीट हो गया था, अब यहाँ पे आपका फॉलिकुलोजेनेसिस भी कंप्लीट हो गया है। 1:25 पे वी विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक। रेड वाले का प्रोनाउंसिएशन है कॉर्पस हेमरहैजिकम। वो रेड इसलिए होता है क्योंकि जब वो टूटता है तो ब्लड वेसल टूट जाती है तो खून निकलता है, उसके कारण वो थोड़ा लाल रंग का दिखता है ओवुलेशन के बाद। फिर उसके बाद उसमें एक येलो प्रोटीन डिपॉजिट होना शुरू होता है, येलो प्रोटीन के कारण इसका नाम हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। फिर उसके बाद ये डीजनरेट कर जाता है तो ये व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर दिखने लगता है, तब इसे कॉर्पस अल्बिकन्स कहते हैं। हाँ 48 के बाद डीजनरेट कर जाएगा, बिल्कुल सही।
ये टॉपिक खत्म हो गया. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मेमोरी ग्लैंड्स. हाँ, मैं नोट्स अपलोड कर दूंगी. सॉरी बेटा, कल शायद मैं भूल गई होंगी. वैसे मैं भूलती नहीं हूँ, स्किप हो गया होगा मेरे दिमाग से. चले, लिख लिया सबने? ये 3 पेजेस अच्छे से समझ के कर लेना. हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना भूल गई. बिफोर वी स्टार्ट विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, सॉरी मेमोरी ग्लैंड्स, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूं. अब मेरी क्लास के बाद किसी और टीचर की क्लास है क्या? नहीं भी होगी तो तुम बना ही लोगे. प्रीटी श्योर अबाउट दिस. मेरे बार मतलब 2 बजे, ये नहीं कि 6 बजे वाली क्लास. 2 बजे से किसी टीचर की क्लास है आज? आज की क्लास थोड़ी सी लंबी चलेगी. वैसे तो आधा घंटा है, हो जाएगा टॉपिक. ओके गाइस, तो ये क्वेश्चन मैंने पूछा था कि हाउ मेनी फर्स्ट पोलो बॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय अ फीमेल इफ हर एज इज 32 एंड शी गेन्ड हर प्यूबर्टी एट 14 इयर्स. तो हर महीने एक पोलो बॉडी बनती है और एक ही ओवा बनता है. ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ. ठीक है, तो यानी कि उसकी अभी एज क्या है? 32. अभी एज क्या है उसकी? 32. प्यूबर्टी आई थी 14 पे, यानी कि उसके रिप्रोडक्टिव ईयर्स कितने रहे? रिप्रोडक्टिव ईयर्स कितने रहे उस महिला के? 32 माइनस 14 यानी कि 18 ईयर्स उसके रहे रिप्रोडक्टिव ईयर्स. रिप्रोडक्टिव ईयर्स. ठीक है, अब इन 18 सालों में 12 महीने होते हैं, 12 मंथ्स. ये हो गए आपके 216 मंथ. हर महीने आपकी एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है ड्यूरिंग oogenesis. तो यानी टोटल नंबर ऑफ फर्स्ट पोलर बॉडी कितनी हो गई? 216. समझ आया नहीं आया? थोड़ा सा दिमाग लगाना था, कोई इतना मुश्किल नहीं था. इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था. ठीक है बच्चे?
ओके, अब सॉल्यूशन देखते हैं। तो रिप्रोडक्टिव एज कितनी है महिला की? 18 इयर्स। ये वाली कैलकुलेशन रेफर आप यहां से कर सकते हैं। अब उसके पास एक बच्चा भी है। Now one kid equals to 9 months of pregnancy and हम लेते हैं 6 months of lactational amenorrhea। जब प्रोसेस नहीं चलती है oogenesis की, तो 9 प्लस 6 मंथ्स, 15 मंथ्स ऐसे हैं जब फर्स्ट पोलर बॉडी और प्राइमरी फॉलिकल नहीं बनेगा। ठीक है, तो यानी कि टोटल 216 मंथ से रिप्रोडक्टिव, उसमें 216 माइनस 15, 201 महीने पोलर बॉडी बनेगी। पोलर बॉडी कोई नहीं, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी आप लैक्टेशनल एमेनोरिया काउंट करोगे। यस, आई वाजंट इवन एक्सपेक्टिंग दिस, बट यू टुक 9 मंथ्स, दैट इज आल्सो वेरी गुड आंसर। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी कि बच्चे बिल्कुल बवाल आंसर दे देंगे, बट हाँ आपने ट्राई किया, अटेम्प्ट किया, इसके लिए भी मैं बहुत खुश हूँ कि एटलीस्ट आप इतना क्लोज तो आए कॉन्सेप्ट के। ये इस बात की ज्यादा खुशी है मुझे कि एटलीस्ट यू ट्राइड द राइट कॉन्सेप्ट एंड राइट अप्रोच सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। अब आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज आवर मेमोरी ग्लैंड्स। टॉपिक की अप्रोच सही होनी चाहिए, किस तरीके से आप क्वेश्चन उठा रहे हैं। कैलकुलेशन तो चलो आप कर लेंगे, बट जिन बच्चों की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की अप्रोच सही नहीं है, वो नहीं क्वेश्चन कर सकते कभी भी। अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट।
डायग्राम बनाएंगे। बेटा आयुष्का आप बैठ के खाना खा सकती है, मेरी क्लास में ही आपको खाना याद आता है। यार तुम लोग ना मुझे ना ऐसी ऐसी चीजें बुलवाते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, पता है तुम्हें। सच बता रही हूँ, मैं दिल से बता रही हूँ, मैं बच्चों को बहुत प्यार करती हूँ। After like teaching for 12 years, I still teach with the same dedication I used to teach in my first class when I had my career started. But ना थोड़ा सा जोश रखा करो बेटा, आपको पता नहीं है यू आर इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। खाना वहीं लेके बैठ के खा लो, हम भी तो कितना करते हैं। ठीक है, बस 15-20 मिनट की और बात है, बहुत छोटा टॉपिक है ये, बस डायग्राम ही इस टॉपिक में आप देखेंगे एनसीईआरटी में बस इतना लिखा हुआ है, एक पैराग्राफ। चले आइए बच्चों, तो सबसे पहले इसकी लेबलिंग देखते हैं। बहुत ही क्लियर कट डायग्राम बनाया मैंने आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले ये जो आपको दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड मेमोरी लोब्यूल्स। क्या कहते हैं इनको? मेमोरी लोब्यूल्स। ये हर मेमोरी ग्लैंड में 15 से 20 होते हैं मेमोरी लोब्यूल्स। इन मेमोरी लोब्यूल्स के अंदर होते हैं एल्वुलाई। क्या होते हैं? एल्वुलाई। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एल्वुलाई आर द साइट ऑफ मिल्क फॉर्मेशन एंड स्टोरेज। तो अगर आप क्वेश्चन आ रहा है कि मिल्क बनता कहाँ है और स्टोर कहाँ होता है, तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों? एल्वुलाई। योर आंसर विल बी एल्वुलाई। ठीक है, उसके बाद वंस मिल्क बन चुका है, अब उसे बाहर भी लेकर आना है। तो बाहर लाने के लिए सबसे पहले इसके पास डक्ट्स रहेंगी, जिन्हें हम कहेंगे मेमोरी टिब्यूल्स। छोटी छोटी डक्ट्स है, जैसे आप देख रहे हैं डायग्राम में, इन्हें हम कहते हैं मेमोरी टिब्यूल्स। फिर ये बहुत सारी मेमोरी टिब्यूल्स मिलके एक डक्ट बनाती है, जिसका नाम है मेमोरी डक्ट। क्या नाम है? मेमोरी डक्ट। फिर ये डक्ट जो है एकदम से फूल जाती है, जब बहुत सारा एकदम से मिल्क आता है, तो वो फूला हुआ हिस्सा कहलाता है मेमोरी एम्पुला। एम्पुला। फिर उसके बाद ये और डक्ट्स आगे बनाते हैं, इन डक्ट्स को हम कहते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट। फिर फाइनल मिल्क जो है बाहर आ जाता है थ्रू निपल, जहां पे पिगमेंटेशन रहती है और सेबेशियस ग्लैंड भी रहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एरियोलर ग्लैंड। बस इतना सिंपल सा टॉपिक था। तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं गाइस। तो इसको क्या देख रहे हैं हम? सबसे पहले यहाँ पे मेमोरी लॉब्यूल्स है। हर मेमोरी ग्लैंड में 15 से 20 लॉब्यूल्स होते हैं। इनके अंदर एल्वुलाई होती है। एल्वुलाई साइट ऑफ फॉर्मेशन एंड स्टोरेज ऑफ मिल्क होता है। एक बार मिल्क बन गया तो उसे बाहर का रास्ता दिखाना है, तो सबसे पहले रास्ता कौन दिखाएगा? मेमोरी टिब्यूल्स। फिर वहां से जाएगा मेमोरी डक्ट, डक्ट से जाएगा एम्पुला, एम्पुला से जाएगा लेक्टिफेरस डक्ट, और फिर निपल के थ्रू बाहर। अब इन सब में इसके अंदर फैट भी होता है, दीज आर द फैट सेल्स। फैट सेल्स। ठीक है, तो अगर हम मेमोरी ग्लैंड्स की बात करें, तो ये क्या है? दीज आर एग्जाम्पल ऑफ exocrine gland. These are example of exocrine gland, also called as sudoriferous glands. Also called as sudoriferous glands. One pair of mammary glands are present. One pair of mammary glands are present. The size of breast is decided by amount of
fat present in them. Milk forming hormone, milk ejecting hormone. मिल्क बनाने का काम किसका है? प्रोलैक्टिन का, और मिल्क को बाहर निकालने का काम, इजेक्शन किसका है? ऑक्सीटोसिन का। लिख लिया सबने? नेक्स्ट टॉपिक गाइस, मेंस्ट्रुअल साइकिल। बस हेडिंग लिखेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कल की क्लास में मेंस्ट्रुअल साइकिल और पूरा फर्टिलाइजेशन में करा दूंगी, पूरा फर्टिलाइजेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल। अभी हमें बेटा 2.5 से 3 क्लासेस और लगेंगे इस चैप्टर में। आप देख सकते हैं चैप्टर डिमांड्स लॉट ऑफ रिवीजन इन द क्लास, लॉट ऑफ कॉन्सेप्चुअल। कल भी जो हमारी मंडे की क्लास रहेगी वो भी एक्सट्रीम कॉन्सेप्चुअल क्लास रहेगी, ठीक है? कल आपका कोई टेस्ट है, प्लीज इन्फॉर्म मी दिस गाइस। अभी रुको, पहले सबसे पहले मुझे बताओ, कल एनबीटीएस से और कोई टेस्ट तो नहीं है आपका? कैन आई टेक क्लास एट 2 o'clock टुमारो? मैं सुबह क्लास नहीं ले सकती क्योंकि आपको पता है इस टाइम पे पितृपक्ष चल रहा है, तो सुबह मावस है और मुझे खाना बनाना होता है पंडितों का अपनी सासू माँ के साथ मिलके, तो इसलिए मैं सुबह अवेलेबल नहीं हूँ, मुझे वो पूजा करनी होती है, आई हैव टू बी देयर। तो मैं इवनिंग में मैं क्लास इसलिए नहीं ले सकती क्योंकि एक बहुत ही डियर जी की डेथ हो गई है जो वेरी क्लोज टू आवर फैमिली, मुझे उनके वहां जाना है। यस, तो मेरे पास एक टाइम स्लॉट खाली है 2 से 4 बजे का, मुझे 5 बजे जाना है, वहां पे पहुंचना है, तो 2 से 4 ऐसा टाइम है विच आई एम अवेलेबल। बताओ, मैं पोल करा रही हूँ, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है? आई एम गिविंग यू अ पोल। यार जितनी जल्दी न्यूरल भी खत्म कर लो उतना अच्छा है बच्चों, मेरी भी टेंशन खत्म होती है इससे, सिर्फ तुम्हारी नहीं खत्म होती। काहे को उस बेचारे को इतना इग्नोर कर रखा है तुम लोगों ने? ट्रू, ट्रू मतलब क्लास ले लो, है ना? 63% स्टूडेंट्स ने कहा है कल आप 2 बजे क्लास ले लो, ये फैसला आया है मेजोरिटी का। इतने बच्चों ने कह दिया क्लास लेने के लिए, आप कह रहे हो तो फिर मैं रखवा रही हूँ। देखो आप खुद देखो बेटा, मैं पिछले फ्राइडे से थर्सडे से लगातार क्लास ले रही हूँ विदाउट ब्रेक। मैं अभी भी आगे लगातार क्लास लेने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मेरा टारगेट है बिफोर दिवाली ब्रेक जेनेटिक्स डन। और उस पेज के लिए देखो अभी इस चैप्टर में 1 क्लास एक्स्ट्रा लग गई ना हमारी। अब बताओ, मैं भी तो ब्रेक नहीं ले रही ना, और हर दिन 2 घंटे की क्लास लेती हूँ डॉट, इससे कम भी नहीं लेती कभी। ले लो फिर, कल खत्म कर देते हैं,
न्यूरल वाला चैप्टर तो 11th हमारी पूरी खत्म हो जाएगी, उसको और आगे नहीं घसीटते हैं, और ना ऐसे वो चैप्टर का मजा खराब हो जाएगा पढ़ने का। उसमें दो ही टॉपिक, एक एक्शन पोटेंशियल छोटा बहुत और एक ब्रेन, बस एक क्लास देके खत्म कर दो। हर संडे ऐसे ही रहेगा, मंडे टू सैटरडे वैसी क्लासेस होती है रेगुलर, तो कहाँ से लाऊं एक्स्ट्रा टाइम। ले रही हूँ, हाँ मैं लगवा रही हूँ कल। चलो बाय बाय, टेक केयर।